नमस्कार, आज है 5 जनवरी, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। श्री समेत शिखर विवाद पर केंद्र सरकार का फैसला। पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई। झारखंड सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैसे ग्रीन एनर्जी में भारत को बनाएगा आत्मनिर्भर। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए गुड न्यूज। भारत में कैंपस खोल सकेंगे विदेशी संस्थान, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। यूजीसी ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। इंडिया 360 में बताएंगे आपको कैसे भारत में विदेशी संस्थानों के कैंपस होने से क्या वाकई में एजुकेशन बदलेगा। चीन पर विदेश मंत्रालय का बयान। जमीन पर कब्जे की कोशिश में चीन। हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम, सेना पर पूरा भरोसा। लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बाजार हुए बंद। निफ्टी 51 अंक गिरकर 18,000 के नीचे। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का। एनबीएफसीज और बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट। और वेटिकन सिटी में पोप बेनेडिक्ट 16वें का अंतिम संस्कार। पोप फ्रांसिस समेत भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। तो ये रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी दिन की बताते हैं आपको टॉप न्यूज में। आज सुबह सुबह हल्द्वानी रहवासियों के लिए अच्छी खबर आई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने डीजी से मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। अधिकारियों ने कहा है कि जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर जैन को कारण बताओ नोटिस देने के लिए जब जाया गया तो उन्होंने कहा कि बाहर निकलने के बाद सबको देख लूंगा। कंझावाला मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 2 बड़े खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। पुलिस 2 नए आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आरोपियों का मृतक लड़की अंजलि और चश्मदीद निधि के साथ पुराना कनेक्शन नहीं है। पुलिस के मुताबिक कई और सीसीटीवीज की जांच की जा रही है। मामले में मजबूत चार्जशीट बनाई जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि अभी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। केस की जांच के लिए 18 टीम लगी हुई है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आज कर्नाटक के तुमकुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशन और जातिवाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मिशन सेवा करना है और इनका मिशन कमीशन लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई को भाई से लड़ाते हैं। नड्डा ने कहा कि उन्होंने जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया, लेकिन बीजेपी की राजनीति में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। त्रिपुरा में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो रोज पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अमित शाह ने कहा कि अब तारीख तय हो गई है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी की दिल्ली पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। उसे दबोचने के लिए टीमें गठित की गई हैं। हालांकि इस बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। एयर इंडिया ने कहा है कि पीड़ित महिला ने कार्रवाई के लिए अपनी शुरुआती शिकायत वापस ले ली, इसलिए उनके स्टाफ ने डीजीसीए को इसकी शिकायत नहीं की थी। एयरलाइंस ने कहा कि मामले में पीड़ित महिला और कथित आरोपी के बीच लगता है कि सुलह या समझौता हो गया है, इसलिए मामले की रिपोर्ट नहीं की गई। एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि मामले में पीड़ित महिला को उड़ान का पूरा किराया वापस कर दिया गया है। आइए और शुरुआत करते हैं अब इंडिया 360 की बाकी खबरों का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को लेकर विवाद अब थम सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस तीर्थ स्थल पर सभी तरह के पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। तो जो जैन समाज का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अपनी बात को रखते हुए सरकार के सामने सड़कों पर उतरकर जो अपनी बात रख रहे थे, वो दबाव अब काम आया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज बाकायदा इसकी जानकारी दी है। भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में जैन समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को समिति बनाने का निर्देश दिया है। इसमें जैन समाज से 2 सदस्य शामिल होने को कहा गया है। साथ ही स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य भी इसमें शामिल करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने सम्मेद शिखर जी पर पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से त्वरित जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक तरह से ये पहली जीत आप इसे कह सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में अभी जैन समाज जो है वो संतुष्ट है इस फैसले पर? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी। आचार्य लोकेश मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, आप संतुष्ट हैं आचार्य जी सरकार के इस फैसले से? दीपक जी, पहले तो मैं इस सरकार के फैसले से पूर्व इस संघर्ष में साथ देने के लिए सभी मीडिया समूह, खासकर जी बिजनेस, जी न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आचार्य जी। और अभी जो फैसला आज केंद्र सरकार का जो परिपत्र सूचना जारी हुई है और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का भी जो हमने देखा है, मैं प्रारंभिक तौर पर इसका स्वागत करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर हस्तक्षेप किया, पर्यावरण मंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से चीज़ को आगे बढ़ाया और सुबह की बैठक के बाद में उन्होंने जो ये जानकारी दी है, इससे जैन समाज राहत की अनुभूति कर रहा है। लेकिन इस विस्तृत जो निर्णय पर जो है बारीकी से अध्ययन भी हो रहा है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसकी क्रियान्विति किस स्तर पर होती है उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ मेरी दृष्टि में ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत, ये उस त्याग की जीत है, ये उस एकता की जीत है, ये अनुशासन की जीत है। और इस जीत के अंदर मीडिया समूह के साथ सर्वधर्म संतों का, शांति प्रिय जैन समाज का और आम जनता जनार्दन का भी इसमें सहयोग मिला है। इसलिए उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और संपूर्ण जैन समाज को बधाई देता हूं। पर साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि हमें इस मामले पर पैनी नज़र रखनी है और इसकी क्रियान्विति के स्तर पर यह सफलतापूर्वक हो तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों तक ये जो सूचना पहुंची है और इस सरकारों की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से भी इसको सार्वजनिक किया गया अपने पत्र को जो केंद्र सरकार को लिखा है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को, वो भी अब सार्वजनिक हो चुका है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में अब ये मामला जा रहा है। लेकिन इस बीच एक विचित्र चीज ये हो रही है, अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा ये तो अभी हमको देखना होगा। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट ने एक अभूतपूर्व काम एक और कर दिया। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मसले पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रही थी, अब लग रहा है कि एक पेज पर आ गए हैं। तो आपके इस आंदोलन ने यह भी कर दिखाया, इस पर कुछ कहेंगे सर?
नहीं नहीं, ये मामले में जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दिखाई दे रही है, मैं एक दूसरा पहलू और बताता हूँ जी। इस कारण से जैन समाज जो विभिन्न पंथों में बंटा हुआ था, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजा, स्थानकवासी, तेरापंथी, उन सब के अंदर भी अभूतपूर्व एकता दिखाई दी है। जी, जी, और कल ही आपने भी देखा होगा कि हम सब बंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में थे, जिसमें मैं स्वयं भी था। हमारे दिगंबर परंपरा के आचार्य भी थे, हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के महान संत आचार्य भी थे। तो ये एकता जैन एकता के लिए भी कारगर सिद्ध हुआ है। और देखिए, केंद्र सरकार भी हमारी अपनी है, राज्य सरकार भी हमारी अपनी है, और देश के प्रधानमंत्री वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। और हमारा किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से या किसी राजनीतिक दल से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा तो इतना ही कहना है कि जो तीर्थ स्थानों की पवित्रता है, दिव्यता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, उस कण कण को पवित्र माना जाए। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी मातुश्री के दाह संस्कार में नंगे पांव चल रहे थे। तो भला वो महान तीर्थंकरों की भूमि, वहां पर चप्पल लेके कैसे जा सकते हैं? वहां पर मांस मदिरा का सेवन कैसे हो सकता है? वहां पर्यटन के साथ आने वाली विकृतियों को कैसे पनपने दिया जा सकता है? और इसलिए जो है ये संघर्ष था। और लेकिन मैं जैन समाज को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष के दौरान भी जिस शांति का परिचय दिया, जिस अहिंसा का परिचय दिया और जिस पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और फिर से मैं एक बार सर्वधर्म के संतों को, मीडिया समूह को और आम जनता जनार्दन मैंने देखा है वो सब जैन समाज के साथ उठ खड़ा हुआ था। उसका एक कारण है जैनियों की वो विशेषता कि वो अहिंसक है, शांति प्रिय है, वो समाज के लोक कल्याणकारी कामों में आगे रहते हैं। तो जैन समाज को अपनी इन विशेषताओं को बरकरार रखना है आगे भी, और हमें इन पवित्र तीर्थ स्थानों की पवित्रता को और उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। और इसके लिए मैं फिर से केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों से भी, मैं शत्रुंजय पालितना के लिए, गिरनार जी के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी सुरक्षा को और पवित्रता को सुनिश्चित किया जाए। और जैन धर्म सदैव ऐसे प्रयासों का, वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं। आचार्य जी, संक्षेप में मैं अब जानना चाहूंगा, अब जब आपको मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, हालांकि जैसा हम बता रहे हैं अभी प्रथम दृष्टया ही सब प्रतीत हो रहा है कि आगे पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं, तो आप अभी इन फैसलों पर, मंशाओं पर मंथन करेंगे या अब आंदोलन एक तरह से आप वापस ले लेंगे? नहीं, आंदोलन तो देखिए कि एक बार सरकार ने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमें इस निर्णय का जो है, मैंने अपने भी विशेषज्ञों से कहा है कि आज रात भर में ही वो अध्ययन करके मुझे सुबह तक इसकी रिपोर्ट दे, और दूसरे के अंदर आने वाले दिनों में क्रियान्विति किस स्तर पर होती है उस पर नजर रखनी होगी। और जैसी मंशा दिखाई दे रही है वैसी ही क्रियान्विति हुई तो निश्चित रूप से हम सरकारों का सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य लोकेश मुनि, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आगे बढ़ शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। चलिए, तो केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। 19,744 करोड़ रुपए के इस मिशन से भारत न सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का रास्ता भी साफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। सरकार ने बताया कि 2030 तक देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस मिशन का मकसद देश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में ग्लोबल हब बनाना है। देखिए, हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है इसका क्या मतलब है, इसका देश की इकोनॉमी के लिए क्या मतलब है, इसका देश के इससे जुड़े हुए सेक्टर्स के लिए क्या मतलब है और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है। इसीलिए हमने थोड़ा सा विस्तार से इस पर आज विश्लेषण करने की कोशिश की है। सरकार जल्द ही इसको लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी करेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से इंडियन इकोनॉमी को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कड़ा और बड़ा कदम होगा ये।
इस मिशन के जरिए 2030 तक भारत 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी का निर्माण कर पाएगा और इसके अतिरिक्त 125 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो मिलेगी वो अलग। मिशन के तहत 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे देश में 6 लाख रोजगार पैदा होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला एस्पेक्ट, क्योंकि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है और ग्रीन इकोनॉमीज में लगातार तब्दील होती जा रही है, इस तरह से ग्रीन इकोनॉमी का जो इंजन है उसमें जो फ्यूल हो वो भी तो ग्रीन होना चाहिए। और इस ग्रीन फ्यूल के पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप होगा उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 6 लाख रोजगार का होगा। तो बहुत बड़ा ये सिग्निफिकेंट मूव है। और वहीं जो हमारा परंपरागत जीवाश्म ईंधन का जो आयात है जिस पर हमारी बहुत निर्भरता है 85% के आसपास, उसके आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत भी होगी और सालाना ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 50 मिलियन मीट्रिक टन तक कमी आने की उम्मीद है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वच्छ यानी कि क्लीन एनर्जी की दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बड़ा कदम तो है ही, लेकिन इसकी कीमतें बड़ी चुनौती बन सकती है। थोड़ा सा इस पर भी हम आगे चर्चा भी करेंगे। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो वर्तमान में इसका जो मूल्य है वो 340 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के आसपास आता है। साल 2030 तक उत्पादन बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में कुछ गिरावट भी आ सकती है। वॉल्यूम में होगा तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन फिर भी ये 150 रुपए प्रति किलो तक रह सकती है। इनका उपयोग उद्योगों में तभी बढ़ेगा, प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी चुनौती जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब इसकी कीमत 150 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ जाएगी। रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर और स्टील उद्योग इसके सबसे बड़े ग्राहक भी होंगे। तो एक तरह से कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन मंशा सरकार की साफ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीद की जाए, इस पर खास बातचीत के लिए आज हमने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले इस पर सरकार की ओर से बयान जो आया है वो भी आप देख लें। कैबिनेट के फैसले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं MNRE सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला सर। सर, आपने जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इसमें एक फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की गई है, किस तरीके से दिया जाएगा? क्या VGF देंगे, PLI करेंगे, किस तरीके से कंपनीज को इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव का हमने जो प्रावधान किया है 2 तरीके के हैं, एक इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। उसके लिए हमने डिटेल्ड उसका क्राइटेरिया निकालेंगे, उसकी गाइडलाइन निकालेंगे ताकि कंपनीज उसको बिड कर सकें। और फिर जो कुछ क्राइटेरिया ऑफ कोर्स हम रखेंगे कि क्या उनको करना है, मिनिमम उनको अचीव करना है, और उसके हिसाब से उस पर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे सिलेक्ट किया जाए कंपनी। लेकिन सर ये PLI के तौर पे होगा या आप वाइबिलिटी गैप फंडिंग इसमें करेंगे? ज़्यादातर ये आप सोचिए कि PLI की तरीके से होगा, बट उसी तरीके से हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे इंसेंटिव देने के लिए। इसके साथ साथ सर किन कंपनीज ने अभी तक इंटरेस्ट शो किया है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए? सर करीबन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसल्टेशन किया था इन दी रन अप टू दी मेकिंग द मिशन एंड ड्राफ्टिंग द मिशन, तो उसमें 7-8 कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ऑलरेडी हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, सभी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसमें ग्रीन हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव बनाने के लिए। और उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने स्पेसिफिक हमें करीबन 27-28 प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में इंडिया में, जहां वो बनाना चाहते हैं। और कई कंपनियां तो ऑलरेडी MOUs कर रही हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि कहां पर वो स्थापित कर सकें ताकि वो उनके साथ टाई अप करके जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पाठक सर। पाठक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थोड़ा सा रूपरेखा तो हमने अपने दर्शकों को बताई और सेक्रेटरी साहब ने भी जो आगे रोड मैप है उसका थोड़ा सा एक रूपरेखा हमारे सामने रखी, लेकिन हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की। हमारे एम्बिशंस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े भी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे। आप लोगों ने अब तक कौन से चुनौतियों को चिन्हित किया है जिनसे पार पाना होगा सर? अभी देखिए, नया कोई अगर हम लोग जब भी
सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव सोचते हैं, तो उसमें चैलेंजेस होना नेचुरल है। इसके पहले एक और मिशन जो हम लोग, मैं रेफ़र करना चाहूँगा, जब सोलर मिशन आया था 2010 में, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आजकल हम लोगों को सब जगह देखती है, तो उस वक्त भी चैलेंजेस थे, वैसे यहाँ पे भी चैलेंज है। एक तो चैलेंज ये है कि हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिसमें कि हम एक अच्छा प्रोडक्शन इसका कर सके। हमें ये जो अभी आपने आपके रिपोर्ट में बताया कि इसका अभी रेट क्या होगा, तो वो रेट अगर हाई है तो उसका यूज़ करने वाले लिमिटेड एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। लेकिन जब जब ये अगर हम इसके ऊपर इसी तरह के मिशन ला के जो टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस पे दौरान अगर प्रावधान के हिसाब से चलते हैं, तो इसका सबसे मेन टारगेट तो हमें इसको अफोर्डेबल बनाना है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ अफोर्डेबल बनती है तो नेचुरली उसका यूज़ बढ़ जाता है, उसका, और उसके बाद उसका स्केलिंग बढ़ता है। जब स्केलिंग बढ़ता है तो नेचुरली वो और सस्ती हो जाती है, और जब सस्ती हो जाती है तो अफोर्डेबल हो जाती है, तो जो नेचुरल हमारे जो कॉमन पब्लिक है उनको सबको उसका यूज़ करना आसान होता है। अब लेकिन ये सब अचीव करने के लिए सबसे पहले तो इस तरह का कोई मिशन होना चाहिए, उसके लिए कुछ इंटरले आउटले गवर्नमेंट ने दिया है, उस तरह से उसने जो प्रोजेक्ट, उसमें जो टारगेट्स है कि इसमें हमें R&D भी करनी है, उसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, और उस 10 साल का पूरा ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। तो पायलट प्रोजेक्ट लगाएंगे, R&D करेंगे। तो इसके पहले भी हम लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज में गए 8-10 साल में देखा है। सोलर का मैंने मेंशन किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैंने मेंशन किया, इवन बैटरी स्टोरेज, जिसके बारे में भी हम लोग एक ज़माने में कहते थे कि ये हमें सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। बट जैसे जैसे हमने मिशंस लाए या कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, तो उसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, और उसमें के इस तरह के जो चैलेंजेस शुरुआत जब हम करते तो दिखते हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ओवरकम किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें लगता है कि हम, लेकिन ये कम से कम ये देखिए, इंटेंशन से ही पता चलता है कि अगर पॉलिसी पॉजिटिव तरफ जा रही है तो स्वाभाविक रूप से, जैसा आपने कहा, कि कम से कम शुरुआत तो हो रही है, और धीरे धीरे इसका अनुभव सबको होगा, इंडस्ट्री को भी होगा, सरकार को भी होगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी होगा, और जैसे जैसे अनुभव मिलते रहेंगे वो दिक्कतें तमाम दूर होती रहेंगी। लेकिन एक जो चैलेंज है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमने भी जिक्र किया, और थोड़ा सा वो चैलेंज बड़ा लग रहा है सर। बड़ा इसलिए क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, इसकी काफी पैसा लगेगा। तो आपको क्या लगता है, आज तो जब भल्ला साहब का हम इंटरव्यू सुन रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लगता है सर कि इंटरेस्ट दिखाना और उसमें फिर उतरकर जो कैपिटल इंटेंसिव ये जो प्रोसेस है उसके अनुभव लेकर फिर क्योंकि हमको लॉन्ग रन पे चलना है, हमको एक लंबी यात्रा पार करनी है, तो ये कैपिटल का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसको हम कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं? आपने बहुत सही कहा है, लेकिन अभी ऐसा है कि ये जो कैपिटल इन्वेस्ट करना, या इसके पहले के भी, जैसे मैंने कहा 8-10 साल में हमने एक चेंज हमारे देश में देखा है कि हम लोग चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हुए हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएशन के बाद हमने देखा है कि इंडस्ट्री ने उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है। रादर इंडस्ट्री भी काफ़ी कोहेसिव, और जो टारगेट सेट होते हैं, जो मिशन आते हैं, उसमें उनका पार्टिसिपेशन, इवन हमारा तो मानना है कि जो हमें अभी लग रहा है 20-25, कहीं हो सकता है उससे ज़्यादा भी इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इवन बाहर देशों से भी कुछ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है। और हम लोगों को यानी वी आर श्योर कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लेके हम चल रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स 2030 में सेट किए हैं उसके पहले ही हम उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है गए 8-10 साल का, कि हमने जो भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए उसमें इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया हुआ है, और इंडस्ट्री भी अभी कॉन्फिडेंट है कि अगर कुछ मिशन गवर्नमेंट लाती है तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको उससे डेफिनेटली कुछ नया दौर, और एक अच्छा, बिल्कुल सर आपने सही कहा, एक अच्छी बात जो हमने देखी कि इस पे हम न सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि सरकार ने इसके एक्सपोर्ट की भी तैयारी कर दी है। अभी बीते दिन हमने सुना था सरकार की तरफ से जो पोर्ट्स के आसपास जो बंकर्स बनने चाहिए उनके लिए सरकार ने एक तरह से एक क्लियर नीति लाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एक बड़ा चैलेंज होता है, तो स्टोरेज पे भी, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, उसके लिए हमारे पास रोड मैप है। लेकिन इसके इतर सर, एक आम आदमी के लिए, आम कारोबारी के लिए
जब हमने सोलर एनर्जी पे फोकस किया था तो हमने देखा बहुत सारे जो रिलेटेड सेक्टर्स थे वो जुड़ गए, छोटे छोटे कारोबारियों को नौकरी मिली, उद्योग धंधे लगे छोटे छोटे। ग्रीन हाइड्रोजन में आप कैसा स्कोप देख रहे हैं छोटे कारोबारियों के लिए और जो इस सेक्टर में उतरना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि ये एक प्रोसेस होता है, जैसे 10 साल का ये हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है। इसके पहले भी मैंने जिक्र किया कि इसके पहले भी कुछ सालों में हमने ये देखा है। तो इसमें एक आप चीज़ की और आपने जिक्र किया कि हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन अचीव करने वाले हैं। यानी वो प्रोडक्शन अचीव करने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी फायदे की चीज़ ये होने वाली है कि हम इसको ग्लोबल हब फॉर एक्सपोर्ट, ये भी हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको टेक्नोलॉजी डेवलप करना, हमारे टारगेट्स अचीव करना और उसको बना के हम लोग पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। तो जो चीज़ हम इतने पैमाने पे अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजस सिचुएशन हमारे लिए होने वाला है। क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों को, हमारा देश जाना जाता था कि हम दूसरों के तरफ से लेने वालों में से हुआ करते थे। बट अभी हम लोग जो सोच रहे हैं वो ये है कि हम ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बनाएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, टारगेट्स रखेंगे, वो अचीव करेंगे और उसमें अफोर्डेबिलिटी ला के, वो अफोर्डेबिलिटी अगर हम लाते हैं तो पूरी दुनिया को दे सकते हैं। और अगर हम दुनिया को दे सकते हैं तो नेचुरली उसमें देश का तो बेनिफिट होगा, लेकिन जब अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी तो जो आम आदमी है उसके लिए भी वो उस तरह की एप्लीकेशंस जरूर डेवलप होगी। हम लोगों के यहाँ जो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स गए कुछ सालों में आए हैं, उन्होंने दिखा है कि कितने नए नए तरीके से हम लोग अपने जो आम आदमी है उसके लिए कितने अच्छे संभावित और या जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी उस तरह के ऑप्शंस हमारे पास आए हैं। तो इसमें भी ये एक फ्यूल है, ये फ्यूल हम लोग इसका मेन हमारा डीकार्बोनाइजेशन कम करना ये एक टारगेट है। उसके बाद ये सब हमारे, आपने एक शब्द यूज़ किया था या जो हम लोग आजकल सुनते हैं, हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनको डेवलप करके हम ये बनाने वाले हैं, उसको अफोर्डेबल बनाएंगे तो नेचुरली हम अपने आप उसको यूज़ कर सकेंगे और उसको एक्सपोर्ट करके भी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हम लोगों का भी ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को भी हमारा जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, उसको भी कम करना है। तो ये भी एक अचीवमेंट हमारा इसके कारण होने वाला है। एब्सोल्युटली। और मैं तो देख रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च हमने भी की है, इसमें तो बहुत स्कोप है। नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो दुनिया में आए हैं। आपको इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम बनाने की आवश्यकता होगी, इसमें एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की आवश्यकता होगी, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़कर आप इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ भी सकते हैं। तो मैं तो उन नए नए उद्यमियों को भी कहूँगा जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, आई एम श्योर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जो लोग अभी सोच रहे हैं, सरकार पूरी तरह से बुलिश है, 2050 तक के हमारे टारगेट पूरी तरह से फिक्स्ड हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए कि कैसे आप इस जर्नी में भागीदार बन सकते हैं और जो ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सपना है, डीकार्बनाइजेशन में जो हमारा सपना है, उससे आप अपने लिए अपने कंट्रीब्यूशन देकर अपने लिए सुरक्षित भविष्य भी बना सकते हैं। तो स्कोप बहुत है, उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जरूर होगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नई न्यूज़ दी है, इससे जुड़ा हुआ अपडेट दिया है। यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति दे रहा है। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशी संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। इन छात्रों के लिए यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। अब यूजीसी विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति दे रहा है। भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए इच्छुक फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के नियम मान्य होंगे। इसमें एक और पहलू है। पहलू क्या है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी अब ऐसे ही किसी भी गली मोहल्ले में अपनी कैंपस नहीं खोल सकती है। उसके लिए अब आपको बाकायदा यूजीसी की परमिशन लेनी होगी। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने ड्राफ्ट पेश करते हुए कहा कि इन विदेशी संस्थानों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटी को शुरू में 10 साल के लिए ही मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला दूसरे नियम और शर्तों के आधार पर किया जाएगा।
विदेश से किसी भी तरह के फंड का आदान प्रदान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो यानी कि जो लेन देन हो रहा है पैसे का, कहां आ रहा है, कहां से जा रहा है, इस पर भी पूरी निगरानी होगी। विदेशी यूनिवर्सिटीज फिजिकल क्लास के लिए फुल टाइम प्रोग्राम पेश करने की इजाजत मिलेगी इनको, यानी कि ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने भारत में यूनिवर्सिटी तो खोली हुई है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप ऑनलाइन दे रहे हैं क्लासेस, और या तो आपने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू कर दिया, ये नहीं चलेगा। आपको अपने कैंपस में फिजिकली बच्चों को पढ़ाना होगा। ड्राफ्ट नियमों में यह भी तय किया गया है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारतीय कैंपस में प्रदान की जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी उनके मेन कैंपस के समान ही रखनी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप जो क्वालिटी, अगर माना कोई नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है जो विदेश की है, वहां पर जो पढ़ाई का माहौल है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये नहीं कि भारत में आके उसको आपने डिग्रेड कर दिया या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल नहीं, आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने होंगे, तभी तो भारतीय छात्र उस विदेशी यूनिवर्सिटी का अनुभव ले पाएंगे, उस माहौल को समझ पाएंगे। यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस को हरी झंडी मिलती ही तो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। विदेश जाना अब आपको जरूरी नहीं होगा, वही एजुकेशन यहाँ मिल रही है तो फिर जाना क्यों। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक तरह से जो विदेशी यूनिवर्सिटीज जो आए दिन बच्चों के साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं इस तरह के, तो उन पर भी लगाम लगने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा और दूसरे पहलुओं को भी समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यूजीसी के पूर्व मेंबर प्रोफेसर एम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंसारी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग। आप कैसे देखते हैं सर, ये किन मायनों में ये अहम है फैसला यूजीसी का सर? ये फैसला कोई पहली दफा नहीं लिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत पहले से ही हमारी एक पॉलिसी रही है, और ख़ास करके नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें इस पे ख़ास तवज्जो दी गई कि भारत को एक एजुकेशन हब बनाया जाए, और इसके लिए पूरी कोशिश की जाए कि दुनिया भर से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और पढ़ें। और हमारे यहाँ से जो 3 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत सारा पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी हज़ारों करोड़ों में हो रहा है, उसको भी रोका जा सकता है। तो इस ख्याल से ये पॉलिसी हमारी बहुत पहले से ही रही है, लेकिन बदकिस्मती से देयर आर नो टेकर्स, कि किसी ने इस हमारी गाइडलाइंस का, हमारी रेगुलेशंस का किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, और उसके कारण भी हैं। वो ये है कि एजुकेशन के मामले में जो हमारी एफडीआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है, वो बहुत ही अनक्लियर है। पहली बात तो ये कि आखिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ऑलरेडी उनको जो भी बच्चे चाहिए, जितने भी चाहिए, उनको अपनी कैंपसेस में मिल जाती हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा हो। और दूसरी ये कि वो जो चाहे वो फीस भी वो अपनी हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। अगर वो भारत में आते हैं तो आखिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहाँ की सरकारें तो करेंगी नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ये करेंगे, वह यहाँ से प्रॉफिट जो अर्न करेंगे तो वो प्रॉफिट को वो कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर अभी हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी कभी भी नहीं रही है। अच्छा, और इसमें तो हमने इनफैक्ट इस बार ये भी कहा है कि हमारी नजर रहेगी आपके ट्रांजैक्शंस पर। लेकिन एक चीज जो इन्होंने कही है कि आपको फीस ढांचा तय करने का अधिकार होगा, यानी कि आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। तो इसमें कोई, ये तो एक अच्छी बात है। यही तो असल में मेन मसला तो यही आता है। अच्छा। दुनिया में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत सारे जो देश हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दे दी है, यानी कि दे कैन अर्न प्रॉफिट। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से, यानी कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। वो सरप्लसेस जो जनरेट होती हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इनकी फाइनेंशियल गिमिक्स हैं जो यूज़ करती हैं, और यूज़ करते हुए वो पैसा भी कमाती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो इस्टेब्लिश्ड हैं,
वो तमाम बिजनेस हाउसेस के हैं, तमाम टॉप पॉलिटिशियंस के हैं और वो फैमिली इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। तो उस पैटर्न पे हमारे यहाँ इंटरनली तो ये मैनेज हो रहा है, लेकिन अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती है तो उसके लिए या तो गवर्नमेंट उनको कोई लैंड और फाइनेंशियल सपोर्ट दे तब आएंगी, या अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगर वो इजाज़त देते हैं तो जाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो कॉर्पोरेट मोड में काम नहीं कर रही है। तो आप ये समझिए कि जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है खास करके एजुकेशन सेक्टर के लिए वो बहुत अनक्लियर है, और इसके ऊपर हमने बहुत पहले भी कहा है कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और फॉर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तब तक जो प्राइवेट इन्वेस्टर से जो अपने पैसे को ये देखना चाहता है कि उसका पैसा किसी न किसी तरह से ग्रो हो, जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज में होता है। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, एक तो उसका सोशल सर्विस का जो एक कंपोनेंट है वो तो है ही, जो गरीब और डिजर्विंग पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ एक खासा जो एजुकेशन सिस्टम है यानी एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कमर्शियली ओरिएंटेड है। जैसे आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, आप जानते हैं कि वहाँ के बच्चे जो तालीम एजुकेशन पाते हैं वो जाहिर है उनकी कमर्शियल वैल्यूज है, जिसकी वजह से तमाम टॉप इंस्टीट्यूशन जो है उनको लाखों और करोड़ों के नहीं, पर जैसे मैं इनका कुमार साहब का जो है मैं उनका बयान पढ़ रहा था सर, इसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं। मुझे लगता है जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो आपके पास कोई क्यों आएगा जब उनके आप ट्रांजैक्शंस पर आप नजर रख रहे हैं, एफडीआई अगर उनका क्लियर है। दूसरा हमारे यहाँ प्रॉफिट मेकिंग का जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे यहाँ वो अगर क्लियर नहीं है। लेकिन क्या उनका ये बयान इस चीज को क्लियर नहीं करता है जब वो कहते हैं कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की छूट होगी, यानी कि वो किस रूप में छात्रों को लें, किस प्रक्रिया के तहत लें, ये उन पर छूट होगी, पहला। और दूसरा कि संस्थान फीस का ढांचा भी तय कर पाएंगे। तो आप प्रक्रिया तय कर पा रहे हो, आप कितनी फीस ले रहे हो वो तय कर रहे हो, तो फिर मुझे थोड़ा ये यहाँ पर क्लियर नहीं होता सर। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे बताऊं दीपक, हाँ जी, कि आप इनकी गाइडलाइंस का 7.1 देखें। 7.1 में ये फीस के बारे में कहा गया है और उसमें साफ इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर यूजीसी नजर रखेगी, यानी जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो ठीक है, वो फिक्स अप तो करेंगे, लेकिन उस पर नजर रखेगी। दूसरा ये कि अगर वो फीस हायर चार्ज भी करते हैं तो देखिए वो दूसरा सवाल है कि इनके पास कहाँ से वो फैकल्टी आएगी और बाहर से कितनी फैकल्टी आएगी। और देखिए अगर फॉरेन कोई भी आता है तो $300 to $500 पर डीएम उनकी जो चार्जेस होती हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ से जो 3 लाख जो बच्चा बाहर जाता है वो जाहिर है कि वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जाता, वो अपनी प्लेसमेंट के लिए भी जाता है। तो अगर आप देखें तो हमारी यंग एजुकेटेड का जो माइग्रेशन हो रहा है थ्रू एजुकेशन एंड जॉब्स के लिए, और हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह की बहुत दिखाई नहीं देती कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद उनको कुछ इस तरह के पैकेजेस मिल जाए। तो ये एक इशू है जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो फी होगी और उसके ऊपर जो अर्निंग्स होंगी वो अर्निंग्स को किस तरह से रिपेट्रिएट होगा उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से अब तक की जो हमारी गाइडलाइंस गई हैं, यानी इसको हम जानते हैं कि 15-20 साल से, और जब हम यूजीसी से जुड़े हुए थे तो उस वक्त भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई, लेकिन कोई टेकर नहीं था। एक और पहलू मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज ने कोशिश की कोलैबोरेशन करने की, यानी 2 इसके पहलू है। एक तो ये कि डायरेक्ट वो अपना कैंपस इस्टेब्लिश करें, दूसरा ये हो सकता है कि वो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन करें हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से। तो आज की डेट में 800 से लेके 1000 तक कोलैबोरेशंस तो ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन वो डिग्री अवार्ड के लिए नहीं है, वो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए है, या कुछ बच्चे जो है वो उनके क्लासेस अटेंड करते हैं यहाँ पे और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी या और ओपन यूनिवर्सिटी से वो अपनी डिग्री ले लेते हैं और उनकी जो एजुकेशन होती है उससे उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर तो वो ये देखता है कि वेदर और नॉट वन इज एबल टू परफॉर्म। बट सर एक चीज और है, पता नहीं मैं सरसरी निगाह मार रहा था, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, या जो हमारे दर्शक हैं वो भी बाद में क्रॉस चेक करके हमें करेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये रिपोर्ट कह रहा है कि द न्यू रेगुलेशन परमिट the foreign universities to fully the profit earned on their parent institution in their home country without any restriction so far। तो
मुझे लगता है कि सर इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को समझ में आ रही हैं कि आप प्रॉफिट अर्न करके अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि फेमा के तहत जो लेन देन होगा उस पर नजर रहेगी। तो यहाँ पर यहाँ पर ये तो अभी गाइडलाइंस हैं और अभी ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल होगा तो इसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात की तरफ आपको इशारा करना चाहूंगा, वो ये कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं और मुझे एक याद आ रहा है कि एक हमारे यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी ने एक कोलैबोरेशन किया किसी दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी से, किसी दूसरे कंट्रीज के, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, जरा मुनासिब नहीं होगा। तो यूजीसी ने तो उसको परमिशन दे दी, लेकिन ये मामला जब एमएचआरडी को गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को गया, तो उन्होंने फिर एमएचए की परमिशन ली और एमएचए ने फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की परमिशन ली और वहां से सब जगह से निगेटिव आ गया। जब हमने मालूम करने की कोशिश की कि भाई ये दो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया की एक और एक बाहर की, और वो टेक्निकल कोलैबोरेशन कर रही है फॉर एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो आखिर इसको क्यों मना किया गया? तो ये पता चला कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि पता नहीं इस कोलैबोरेशन के नाम पे, स्टूडेंट और टीचर के एक्सचेंज के नाम पे कौन आएगा यहाँ पे इस देश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस है उससे भी हम बहुत डरे रहते हैं और हम बहुत सारी कंट्रीज पे तो भरोसा करते हैं कि वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, लेकिन बहुतों से हम भरोसा नहीं करते। तो वो एक दूसरा पहलू है जो मैं जानता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज के जो कोलैबोरेशन है वो यहीं आकर के फेल हो जाते हैं। तो एक फाइनेंशियल इशू एक तो अलग है, दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी इशू भी आ जाता है, इसलिए कि इसमें एक्सचेंज लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम इसमें जो क्लॉज इन्होंने लिखा है सर, ये शायद पहले भी था, मैं देख पा रहा हूँ जो पुराना भी है, इसमें रिपैट्रिएशन को अलाउ किया गया है, लेकिन जो रिपैट्रिएशन होगा वो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो फेमा के तहत होगा, उसके तहत होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें किस तरह का आता है। अभी जो यूजीसी चेयरमैन साहब हैं वो कह रहे हैं कि यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का हमारा जो सपना है और हमारे बच्चों को हम इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर जो देना चाहते हैं, कम से कम उस दिशा में अगर ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जैसा आपके साथ चर्चा में हमको समझ में आ रहा है, अभी चैलेंजेस काफ़ी हैं, थोड़ी सी क्लैरिटीज आनी अभी बाकी हैं। आई एम श्योर एक बात मैं क्विकली ऐड कर दूं जी, संक्षेप में। ये जो हमारी टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप की और अमेरिका की, इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में, लेकिन वही बात आ जाती है कि या तो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन पे या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इन पे कंफ्लिक्ट आई है और वहां भी ये कोलैबोरेशन जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो खैर हमारी एस्पायरेशंस हैं, हमारे विजन्स हैं कि वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो, लेकिन उसके लिए जो कंडीशनलिटीज हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। और मुझे लगता है मैं समझता हूँ कि अगर वो कारपोरेट मोड में आती हैं तभी ये शायद कामयाब हो पाएगा। एब्सोल्युटली सर, उम्मीद तो यही है सर कि एक्सपोजर मिले हमारे बच्चों को और जो उनको अनुभव मिले, उनको एजुकेशन मिले और प्लेसमेंट का जो जिसका आपने जिक्र किया वो तो जो अंततोगत पर जो गोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट के लिए ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर। अंसारी सर, आपने एनालिसिस दिया इस पूरे टॉपिक का। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर। ऑटो एक्सपो की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरोना के करीब 3 साल बाद पहली बार ऑटो एक्सपो फिजिकल तौर पर होने जा रहा है। इस बार ऑटो एक्सपो का फोकस किन चीजों पर रहेगा, इसको लेकर जी बिजनेस से खास बातचीत की ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय कपूर ने। तो पहला सवाल तो यही कि 3 साल बाद फिजिकली हो रहा है ये ऑटो एक्सपो, किस तरह का इंटरेस्ट आपका है, किस तरह का इंटरेस्ट इंडस्ट्री का है, किस तरह का इंटरेस्ट बाकी लोगों से मिल रहा है और क्या विशेष रहेगा? तो ये 3 साल बाद जो फिजिकल इवेंट हो रही है, हमारे 800 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे रहेगा। आप देख सकोगे काफ़ी नए टेक्नोलॉजीज़ में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कंपनीज़ में, नई टेक्नोलॉजीज़ डिस्प्ले होंगे और नॉट जस्ट ऑटोमोटिव कंपनीज बट आल्सो सर्विस कंपनीज, न्यू टेक्नोलॉजीज इन सॉफ्टवेयर, न्यू टेक्नोलॉजीज इन सेंसर्स, तो काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजीज़ आप देखोगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ऑटो एक्सपो।
और 3 साल बाद हो रहे हैं और 800 कंपनीज 15 डिफरेंट कंट्रीज से कंपनीज आ रहे हैं, काफ़ी पार्टनर कंट्रीज हैं, तो काफ़ी बड़ा और एक्साइटिंग शो होगा इस साल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करते हैं तो सरकार का लगातार फोकस है, इसके लिए कई सारे योजनाएं सरकार चला भी रही है। इंडस्ट्री के नाते आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह का जो स्लो डाउन या कहिए तो कोविड का जो बैकअप था वो हम खत्म कर चुके हैं, तो अब कैसा लग रहा है इसका भविष्य? अब इंडिया में देखोगे तो हम 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नंबर पहुंच गए हैं और ये इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि ग्लोबली काफ़ी पुश आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। लेकिन अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यू व्हीकल्स, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ऑल्टरनेट फ्यूल्स कैसे चल रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट का अभी हाइड्रोजन की पॉलिसी अनाउंस हुई है, so we are very hopeful that there will be an increase in hydrogen as well, ethanol as well. So we have to look at it from an overall perspective, holistic view. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी पुश है ग्लोबली और ये इंडिया में भी पुश देखेंगे हम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान को जूता लगेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना में अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बागपत में राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान को जूता लगेगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का एक ही रास्ता था, लेकिन सरकार फिर ये अग्निवीर योजना लाई जिसका युवाओं ने विरोध किया। लेकिन जब युवाओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान तुम्हारी फोटो ले ली गई तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वही लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। पश्चिम यूपी में बीजेपी बहुत मजबूत है, यहाँ कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। सेना को लेकर राहुल गांधी ने पहली बार कोई विवादित बयान नहीं दिया है, इससे पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन और घरों में आई दरार ने जोशीमठ के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। घरों में दरार आ जाने की वजह से लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। सरकार ने लोगों को राहत और बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ के 500 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। कई जगहों पर रास्ते भी टूट गए हैं। हालात इस कदर संवेदनशील हैं कि लोग घरों के बाहर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। घर की सीढ़ियां और दीवारों के बीच दरार पड़ गई है और इस दरार को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। लगातार बहुत ऐसा हो रहा है, लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत अच्छा पेट में है। दिखा 2 माह से कल से जेपी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेपी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं था, न इस तरह का पानी आ पड़ता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। जमीन धंसने से जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे सेवा पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने की वजह से ये फैसला लिया गया।
जोशीमठ में भूस्खलन की समस्या को लेकर प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत एवं किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है और जनता को हर संभव मदद की जाएगी। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतें 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी हैं। पिछले 5 महीने की ही बात करें तो एटीएफ की कीमतें 27% तक लुढ़क चुकी हैं। लेकिन हवाई सफर एटीएफ के मुकाबले सस्ता नहीं हुआ। फेस्टिव सीजन निकल जाने के बाद भी आखिर हवाई किराया सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्या एविएशन कंपनियां कैटलाइजेशन करके काम कर रही हैं? सवाल तो उठता है। देखिए रिपोर्ट। एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हाल के महीनों में नरमी दिखी है। पिछले 5 महीने में जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 27% तक की गिरावट आई है। लेकिन इसका फायदा हवाई सफर करने वालों को नहीं मिल रहा है। चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो या डोमेस्टिक, हवाई यात्रा सस्ती नहीं हुई है। हालांकि एयर ट्रैवलर्स को अभी भी उम्मीद है कि जेट फ्यूल की कीमतें लुढ़कने से एयर टिकट कुछ सस्ते हो सकते हैं। लेकिन ये राहत इन्हें कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से पिछले 5 महीनों के जेट फ्यूल की कीमतें दिखलाते हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एटीएफ की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन एयर फेयर जस के तस बने हुए हैं। मुंबई में इसकी कीमतों की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को 1 किलोलीटर जेट फ्यूल की कीमत जहां 1,40,000 से थोड़ा अधिक थी, उसमें बड़ी गिरावट आई और 1 अगस्त 2022 को इसकी कीमत 1,21,000 प्रति किलोलीटर के आसपास आ गई। हवाई यात्रियों को उम्मीद थी कि एयर टिकट कुछ सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नए साल में एक बार फिर इसमें बड़ी गिरावट आई और फिलहाल जेट फ्यूल की कीमत 1,07,000 प्रति किलोलीटर पर आ गई है। लेकिन जिस रफ्तार से पिछले 5 महीनों में एटीएफ में गिरावट आई है, उस लिहाज से हवाई सफर सस्ता नहीं हुआ है। फेस्टिव सीजन में महंगी टिकटों के बावजूद सभी उड़ानें तकरीबन फुल कैपेसिटी के साथ उड़ रही थीं। हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी से विमानन कंपनियों ने खूब चांदी काटी। ऐसे में अब रिकवरी मोड की बातें भी फिलहाल समझ के बाहर की बात हैं। तो आखिर जब एटीएफ की कीमतें 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी हैं, तो ऐसे में वे कौन सी वजह है जिसके चलते एयर टिकट सस्ते नहीं हो पा रहे हैं? सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए ताकि लोगों को महंगे हवाई सफर से कुछ राहत मिल सके। दरअसल विमान कंपनियों की दलील है कि आने वाले दिनों में लेबर और स्टाफ शॉर्टेज होने के साथ डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिससे एटीएफ की कीमतों के ऊपर नीचे बने रहने की आशंका रहेगी। ऐसे में मौजूदा एयर फ्यूल की कीमतों को देखते हुए एयर टिकट के दामों में कोई बड़ी कटौती नहीं की जा सकती। दरअसल विमान कंपनियों की कुल लागत में एटीएफ का 40% का योगदान होता है। यानी जब 5 महीने में एयर फ्यूल की कीमतें 27% गिरी हैं, विमान कंपनियों को इससे बड़ी राहत मिली है। लेकिन सस्ते टिकटों को लेकर हवाई यात्रियों को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब विमान कंपनियों के पास फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZEIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिएगा। नमस्कार।